नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई बातों को बता दिया था कि आपको क्या करना है और हमारे क्या इनिशिएटिव होंगे, हमने आपको बता दिया है। आपको सिलेबस लिखा दिया है कि हमें किस किस डायरेक्शन में पढ़ना है। उसी क्रम में आज सिलेबस के बाद हमारा पहला अध्याय है संविधान का निर्माण। मैंने अध्याय 00 भी लिखाया था आपको, भारत का संवैधानिक विकास, बट मैंने कहा था कि वो मॉडर्न इंडिया में जब हम पढ़ेंगे तो उसके आपको इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जो बेसिक हमारी शुरुआत होगी वो होगी हमारे संविधान के निर्माण की बात। अगर आप संविधान के निर्माण की बात करें तो संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई, आप इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए मित्रों। आप कोई भी खेल खेलते हैं, चाहे अभी वर्तमान में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है T20 का, तो देखिए कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है वो नियम से चलता है या नहीं चलता है कि 11 खिलाड़ी खेलेंगे, 20 ओवर का एक निश्चित समय में डालना होगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, एक फील्डर और अंदर एक्स्ट्रा रखना होगा। ये नियम होते हैं। उस नियम से क्या होता है कि कोई भी खेल एक सही तरीके से चल पाता है। इसीलिए ऐसे ही नियम के द्वारा देश भी तो चलेगा। अगर देश को चलाने के लिए नियम ना रहे तो अराजकता फैल जाएगी। अराजकता की स्थिति में फिर बड़ी मछली छोटी का शिकार कर लेगी, यानी मत्स्य कानून लागू हो जाता है। इसीलिए खेल के सिंपल से एग्जाम्पल से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें क्यों आवश्यकता है किसी नियम की। नियम के द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से काम को किया जाता है, शासन को चलाया जाता है। वही नियम या शासन जो होता है वो संविधान होता है। इसीलिए संविधान के निर्माण की आवश्यकता पड़ी है। आजादी से पहले हम क्या थे? क्या उससे पहले हमारे देश में नियम नहीं था क्या? आजादी से पहले की जो बात देखें तो वहां पे ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए रूल ही हम पर थोपे जाते थे। हमारे खुद के द्वारा किया गया नियम कानून नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में संविधान नहीं था, वो था। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट था, फिर उसके बाद पीट्स एक्ट आता है, धीरे धीरे चीजें आई। लेकिन भारतीयों के द्वारा भारत का शासन भारत के द्वारा ही चलाया जाए, भारत के लोगों द्वारा नियम कानून के द्वारा चलाया जाए, ऐसा प्रयास करने की यात्रा जो होती है वही है आपका संविधान का निर्माण, जिसको आप जानते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। लेकिन संविधान निर्माण करने वाली संस्था जो थी वो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी। लेकिन हमें ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे नहीं पहुंचना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे पहुंच जाए और कर ले, नहीं। संविधान के निर्माण में क्या प्रयास रहे, संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, संविधान निर्माण के संदर्भ में भारतीयों के क्या प्रयास थे और उस समय भारत में रूल करने वाली ब्रिटिश हुकूमत के क्या प्रयास थे, प्रयासों को हमें देखना होगा। तब जाके हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के लिए अंतिम समय पे संविधान सभा का फॉर्मूला आता है और फिर वहां से शुरू होता है। लेकिन हम सीधा संविधान सभा पे नहीं पहुंचेंगे, पहले हम इनिशिएटिव्स लेंगे कि संविधान निर्माण के संदर्भ में भारतीय प्रयास क्या थे, विदेशी प्रयास क्या है और अंतर्गतवा कैसे एट लास्ट कैसे हमारी संविधान सभा बनी। तो संविधान निर्माण के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रयासों को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के संबंध में किए गए प्रयासों को 2 भागों में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जा सकता है। 2 भागों में हम कर रहे हैं।
ये देखो पढ़ने की दृष्टि से बहुत सिंप्लीफाई होता है। कभी कभी क्या होता है ना, आसानी से याद करना बहुत जटिल हो जाता है। याद करना तक जटिल हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि विदेशी प्रयास क्या है, भारतीय प्रयास क्या है। तो पहले हमें ये बांट लें कि दो भागों में है। दो भागों में पहला क्या भाग है, भारतीय प्रयास पढ़ेंगे हम। और दूसरा हम पढ़ेंगे विदेशी प्रयास, है ना, विदेशी लोगों के द्वारा किया गया प्रयास, यानी अंग्रेजों के प्रयास, है ना, ऐसे देख लो। ठीक है, इस तरीके से हमने बांट के देख लिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे भारतीय प्रयास। सबसे पहले आज हम भारतीय प्रयास को खत्म करेंगे। तो संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय प्रयास, ये आपका हेडिंग है। इसमें देखो ईयर वाइज ईयर सारे आपको याद करने हैं। सबसे पहला प्रयास देखा जाएगा 1895 में। ठीक है, लिखिए संविधान सभा का सांकेतिक नॉमिनल उल्लेख बाल गंगाधर तिलक द्वारा बंबई में स्वराज विधेयक पर बोलते हुए संविधान सभा की मांग की गई। देखो सबसे पहले 1895 में बंबई में स्वराज विधेयक रखा गया था, जिसमें बात क्या थी कि हमारा शासन हमारे द्वारा ही चलाया जाए। इसके लिए संविधान सभा की मांग करते हैं वो, कि अगर देखिए अगर आपको शासन चलाना है अपने अकॉर्डिंग, अगर शासन हमारे द्वारा चलेगा, इंडियंस के द्वारा ही चलाना है, तो भाई उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा ना। और लॉ बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। यही बात वो कह रहे हैं। इसीलिए तिलक जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा का उल्लेख किया, संविधान सभा की मांग की, पहले व्यक्ति है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किताबों में लिखा है कि एम.एन. रॉय साहब भी है, नो डाउट एम.एन. रॉय साहब है, लेकिन तिलक जी की जो ये मांग है ना, वो अनौपचारिक मांग है, इनफॉर्मल मांग है, औपचारिक मांग है। तिलक जी की जो मांग है वो फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल मांग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनफॉर्मल मांग है। अब ये क्या होता है, सुन लो इसको। देखिए औपचारिक मांग क्या होती है, या कि आप
का अपना एक निजी राय होती है, निजी राय, सेल्फ ओपिनियन होती है। तिलक जी खड़े हुए बोलने के लिए स्वराज विधेयक पर और अपनी राय उन्होंने व्यक्त करते हुए बोला कि हमें संविधान सभा की मांग करें। ये उनका अपना ओपिनियन था, लेकिन अपने ओपिनियन में उन्होंने संविधान सभा का जिक्र तो किया, क्योंकि ना तो ये कांग्रेस पार्टी की राय थी, ये ध्यान रखना। और अनौपचारिक मांग या इनफॉर्मल मांग वो मांग होती है जिसमें वो जो भी डिमांड की जाती है वो किसी पार्टी की या किसी दल की मांग नहीं होती है। उस समय की सबसे बड़ी दल कौन सा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ये कांग्रेस की मांग नहीं थी कि कांग्रेस बोल रही है, ये अपनी मांग, व्यक्तिगत मांग। आपने राजनीति में देखा होगा, कोई भी कुछ भी बोल देता है तो पार्टी क्या बोलती है कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। अनौपचारिक मांग एक प्रकार की व्यक्तिगत राय होती है, किसी बड़े संगठन की राय नहीं होती है, किसी बड़े संगठन की राय नहीं होगी। दूसरी बात, जो उसकी राय, जो उसका ओपिनियन दिया गया है, अगर उसको ना उसको कोई पार्टी अपने यहां पे स्पेस देगी कि पार्टी का कोई उससे मतलब नहीं है। तिलक जी ने बोला तो कांग्रेस को कोई मतलब नहीं था कि हाँ हमें संविधान सभा की मांग करनी है। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस क्या थी? उस समय कांग्रेस उदारवादियों के हाथ में थी और कांग्रेस ये चाहती थी कि अंग्रेजों के रहते हुए ही हमें अधिकार की प्राप्ति हो, संवैधानिक, जैसे कि ब्रिटेन में अधिकार है वैसे हमें अधिकार मिले। तो क्या कांग्रेस, जो कि आजादी की मांग नहीं कर रही है, जो उस ब्रिटिश शासन के अंदर रह के ही संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रही, क्या वो संविधान सभा को स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखना, अनौपचारिक मांग एक पर्सनल ओपिनियन होता है और ना तो वो किसी पार्टी का राय होती है, ना ही उस राय को बाद में पार्टी अपने यहां में स्पेस देती है। अगर पार्टी ने स्पेस दिया, मान लो तिलक जी ने बोला और तिलक जी की बात को कांग्रेस ने आगे जाके स्वीकार कर लिया, तो फिर वो अनौपचारिक मांग नहीं रहेगी, फिर वो औपचारिक हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा औपचारिक होती है। औपचारिक मांग किसी पार्टी या किसी संस्था के द्वारा दी जाती है, क्योंकि दोस्त इसका दबाव पड़ता है। आज आप देखो, आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जब कांग्रेस पार्टी महंगाई के पे विरोध प्रदर्शन करती है तो सरकार पे दबाव बनता है, तभी सरकार के मंत्री लोग आके जवाबदेही देते। ये हमारी एक डेमोक्रेसी में होता है। एक समय जब बीजेपी विपक्ष में थी तो महंगाई को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करती थी, अब इससे दबाव बनता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर रखेगा तो उससे कोई दबाव नहीं है। इसीलिए किसी पार्टी या किसी संस्था के द्वारा कोई मांग की जाती है तो वो औपचारिक मांग होती है मित्रों। लेकिन यदि किसी पर्सन ने अपनी ओपिनियन दी है और उस ओपिनियन को पार्टी ने शामिल कर लिया है अपनी लाइन में कि हम इस मांग को स्वीकार करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी? औपचारिक मांग। स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहता है कि अनौपचारिक मांग क्या है, औपचारिक मांग क्या है। अभी हम पढ़ेंगे एम एन रॉय, वो कंफ्यूज रहता है कि एम एन रॉय ने ही पहली बार संविधान सभा की मांग की थी ना। एम एन रॉय नहीं थे भाई, तिलक जी थे। तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मांग की। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि औपचारिक या अनौपचारिक? तो ये मांग ध्यान रखो अनौपचारिक थी, लेकिन एम एन रॉय ने जो बोला है वो औपचारिक हो जाएगी आगे जाके। क्यों होगी मैं बताता हूं। अभी तिलक जी ने व्यक्तिगत की, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अनौपचारिक मांग, इनफॉर्मल मांग समझ में आ गई होगी। इनफॉर्मल डिमांड का मतलब होता है कि अपनी पर्सनल ओपिनियन, वो किसी पार्टी या किसी दल का अपना विचार नहीं होता, और ना ही कोई अगर अपना पर्सनल ओपिनियन देता है और अगर उसे पार्टी शामिल नहीं करती है तो वो फिर भी अनौपचारिक मांग है। अगर पार्टी ने उसकी बात को शामिल कर लिया तो फिर वो हो जाएगी, फॉर्मल डिमांड हो जाएगी। जैसे गांधी जी जब कोई बोलते थे कि मैं क्या करूंगा, नमक सत्याग्रह चलाऊंगा, और फिर क्या होते हैं, नेहरू जी ने तुरंत 1929 के लखनऊ अधिवेशन में मांग सविनय अवज्ञा के लिए क्या छूट दे दी थी कि आप चलाइए, तो क्या होगी? वो फॉर्मल मांग होगी। कि गांधी जी जो बोलते थे उसकी स्वीकृति कांग्रेस करती थी हर अधिवेशन में बैठ के, तब जाके गांधी जी आंदोलन की ओर आगे बढ़ते थे। गांधी जी के हर विचारों को कांग्रेस अपने में क्या करती थी? अधिवेशन में स्वीकृति देती थी, तो वो मांग क्या बन जाती थी? फॉर्मल। इसलिए गांधी जब बोलते थे तो कांग्रेस वो करती थी, क्योंकि कांग्रेस उनकी बातों को स्वीकृति ही करती थी। जब गांधी जी भारत असहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे, आप पढ़ेंगे कि जिन्ना, एनी बेसेंट जैसे नेता चाहते नहीं थे कि हो,
लेकिन फिर भी हुआ ना, कांग्रेस ने सहयोग मान स्वीकृति की, कलकत्ता के स्पेशल अधिवेशन में हुआ ये बात। तो ये होती है औपचारिक और अनौपचारिक मांग। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मांग की गई, लिखिए यहां पर स्मरणीय है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने की, परंतु यह एक अनौपचारिक मांग, इनफॉर्मल डिमांड थी। ठीक है, ये पहली मांग हो गई। उसके बाद 1918 का समय आया मित्रों। 1918 में क्या हुआ? 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, यूपी किसान सभा का निर्माण कर चुके थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और पंडित मदन मोहन जी किसानों को कांग्रेस के मंच को देना चाहते थे कि कांग्रेस किसानों की बात को उठा सके। इसी बीच में 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस बात पे जोर दिया कि अब समय आ गया है आत्मनिर्णय की मांग का। आत्मनिर्णय की मांग का क्या मतलब था दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1918 में यह फिनिश हो गया। इसी बात का हवाला देते हुए कहा गया, अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें आत्मनिर्णय करना होगा, अपने भाग्य का फैसला हमें खुद करना होगा। जब आप अपने भाग्य का फैसला खुद करने की बात कहते हैं दोस्तों, भाग्य का फैसला करने का मतलब है कि अपने देश को चलाना। अपने देश को चलाने की बात है कि अपने देश को चलाने के लिए नियम बनाना। अपने भाग्य का फैसला, देखिए, अपने भाग्य का फैसला हम स्वयं करेंगे। सोचिए, भाग्य का फैसला मतलब, अपने भाग्य का मतलब इंडिया का, भारत का फैसला खुद करेंगे, यानी अपने देश को चलाएंगे कैसे? रूल से। रूल हम स्वयं करेंगे, यानी हम स्वयं बनाएंगे रूल को। और स्वयं बनाएंगे तो क्या होगा दोस्त? संविधान सभा आएगी नहीं आएगी? क्योंकि संविधान का निर्माण करने के लिए जो सभा बनाई जाती है वही है संविधान सभा। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आत्मनिर्णय की जो मांग की गई, जिसमें कहा गया कि अपने भाग्य का फैसला हम स्वयं करेंगे, उसमें भी क्या छुपी हुई थी बात? संविधान सभा की मांग छुपी हुई थी इनडायरेक्ट रूप में। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आत्मनिर्णय की मांग भी कहीं ना कहीं संविधान सभा की मांग से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, मैंने बताया कि यह क्या है, मालवीय जी का अपना एक निजी विचार है, तो यह कौन सी मांग होगी? अनौपचारिक मांग ही होगी। क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। जब कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है दोस्तों, तो फिर सारी मांगे अभी अनौपचारिक ही होंगी। तो आइए लिखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी मालवीय द्वारा
आत्मनिर्णय की मांग की गई तथा यह कहा गया कि हम अपने भाग्य को स्वयं तय करेंगे जिसमें संविधान सभा का उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 1922 में गांधी जी आते हैं। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में कहा, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका जो खुद निकालते थे, ये पत्रिका में कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार हो तथा भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय तय करेंगे। ठीक है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। देख लो, गांधी जी भी कह रहे हैं संविधान का निर्माण, तो संविधान की झलक मिली ना आपको, संविधान की निर्माण की बात मिली है, प्रयास हुआ। देखो, हमेशा वो प्रयास मत सोचिए, जैसे आज आप सिविल सर्विसेज के अधिकारी बनना चाहते हैं, आप पेपर आप देंगे, लेकिन आपके पीछे आपके मम्मी पापा का मेहनत है, वो कमा रहे हैं, उनकी उम्मीदें, तो वो भी तो एक प्रयास है, चाहे वो प्रयास डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका डायरेक्ट प्रयास है, बट पीछे जो सपोर्ट है वो इनडायरेक्ट सपोर्ट भी तो है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि गांधी जी कह दे रहे तो उससे क्या है, गांधी जी कह रहे हैं तो उसकी प्रेरणा तो है लोगों में। ठीक है, तो ये बात 1922 की यात्रा में हो जाती है। बात आती है 1925 की। 1925 में तेज बहादुर सप्रू और एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक
तैयार किया गया। जिसमें स्वराज की मांग की गई। स्वराज की मांग की गई। ठीक है। तेज बहादुर सप्रू यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक क्या है? देखो, ये ब्रिटेन में रखा गया है। आपसे अगर क्वेश्चन क्या पूछे कि भाई संविधान सभा के भारतीय प्रयासों में शामिल हैं, तेज बहादुर सप्रू भी हैं, बिल्कुल है, एनी बेसेंट हैं, गांधी जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, तो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर आप कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ उन देशों के संघ को कहते हैं जिसपे ब्रिटेन ने अधिकार किया था। उन्हीं जिन जिन देशों पे अधिकार ब्रिटेन का कब्जा था, कॉलोनी थी, उन्हीं देशों को कहा गया कॉमनवेल्थ। और भारत भी तो ब्रिटेन की दास्ता में ही था, इसीलिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक में ये मांग की गई कि हमें भी स्वराज चाहिए। आपको पता है एनी बेसेंट और तिलक जी होम रूल आंदोलन चलाए थे, और अपना होम रूल का मतलब है कि अपना शासन अपने के द्वारा करना। जब आप अपने द्वारा अपने शासन की बात करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं स्वराज की मांग करेंगे तो अपने लिए नियम बनाएंगे ना। जब नियम बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तो अपने आप ही फॉर्मेट होगी। वही बात है आपके है। जैसे आज देश में कानून बनाना है तो निश्चित रूप से संसद बैठेगी, तभी कानून बनेगा। वही बात है। 1925 के बाद अगला समय आता है दोस्तों 1928 का। दोस्तों ये वो समय है जब साइमन कमीशन भारत आया था। मैं आपको एक एक पॉइंट को समझा के लिखवा रहा हूं। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारत जब आया तो भारत में इसका विरोध किया गया। मॉडर्न इंडिया में वो डिटेल से पढ़ेंगे। विरोध करने के पीछे का कारण क्या था कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों के उस समय के भारत राज्य सचिव थे बर्केनहेड। उस समय के भारत राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे बर्केनहेड। मैंने पढ़ेंगे हम लोग। भारत राज्य सचिव का पद 1857 की क्रांति के बाद बना है। बर्केनहेड ने कहा कि भैया आप लोगों को समझ नहीं थी, इसीलिए तो हमने आप लोगों को शामिल नहीं किया। इस बात से भारतीय नाराज हो गए। बर्केनहेड ने चुनौती भी दी। उन्होंने कहा अगर आप में क्षमता है तो आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करो जो आपके द्वारा किया जाए और सभी को स्वीकार भी हो। सभी को क्या हो? स्वीकार भी हो। बर्केनहेड ने चुनौती दी, बना लो संविधान, ठीक है, और स्वीकार कर ले सभी लोग, ऐसा संविधान बना दो। इसी चुनौती को स्वीकार किया गया कि ठीक है बर्केनहेड, अभी जवाब देते हैं तुमको। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई जिसने अपनी रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट पेश की, जिसे आप नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, जो संविधान निर्माण की बातों में थी। अब नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों क्या क्या बातें थी ये हम मॉडर्न इंडिया में ही पढ़ेंगे, है ना। कुछ बातें यहाँ पे पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया की रिलेट होगी, लेकिन आप इतना समझो कि नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा से जुड़ी हुई कई बातें रखी हैं। अभी इतना ही फिलहाल जानो। इसीलिए कहा जाता है कि यह हमारा प्रथम प्रयास था संविधान निर्माण के लिए। इसीलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। एक खाका तैयार किया था, ब्लूप्रिंट। बर्केनहेड ने पूछा, हमने जवाब दिया, लो भाई बना दिए। अब क्या क्या बातें थी बता देंगे बाद में। लेकिन दिक्कत यह है कि जो नेहरू रिपोर्ट ने रखा मोतीलाल नेहरू, उस बात से मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं थी, संतुष्ट नहीं हुई। और जिन्ना ने इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को रख दिया कि कंपनी के सामने, मतलब भारत के वायसराय के सामने, कि ये मांगे हमारी स्वीकार की जाए। बर्केनहेड ने कहा देख लो, तुमने बना तो लिया लेकिन क्या स्वीकार हुआ?
तो इस तरीके से, लेकिन प्रयास तो किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। बोलो भाई, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रयास तो किया गया। यही है 1928 की घटना। बाकी चीजें हम पॉलिटी की इसमें है, हम मॉडर्न इंडिया में और ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए लिखते हैं 1928 में तत्कालीन उस समय के भारतीय राज्य सचिव बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया एवं उनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो संविधान निर्माण के संबंध में प्रथम प्रयास था। इसलिए इसे स्वराज संविधान, अपना संविधान या संविधान का ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट खाका स्ट्रक नक्शा भी कहा गया। तो ये आपको समझना, बाकी और डिटेल में चर्चा हम लोग मॉडर्न इंडिया में करेंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद एक नोट लगा लीजिए, यहां पर आप एक नोट लगा लो। नोट में क्या है, एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग। हाँ, नोट में लिखिए मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया।
वाह। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसके विरोध में चौदह सूत्रीय मांग पत्र जारी किया गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट की बातें जो है मुस्लिम लीग नहीं स्वीकार करी, तो एक तरीके से बर्केनहेड की बात तो सही साबित हो ही गई दोस्तों। बर्केनहेड साहब तो जीत ही गए, क्योंकि उन्होंने कहा था सभी लोग स्वीकार कर ले, बना दो, तो वो बात नहीं हो पाई। अब आती है आता है 1934 की घटना। देखो 1934 में एम.एन. रॉय साहब आते हैं। याद रखना, एम.एन. रॉय साहब ने भी संविधान सभा की मांग करी। एम.एन. रॉय साहब ने क्या बोला? एम.एन. रॉय साहब ने कोई नया नहीं बोला दोस्तों, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित तरीके से कहा कि अगर आपको किसी देश का संविधान बनाना है तो पहले एक संविधान सभा बनाओ और उस संविधान सभा के द्वारा ही किसी देश का संविधान बनाया जाएगा। ये मानवेंद्र नाथ रॉय ने बात कही और यह उनकी औपचारिक मांग कहलाती है। औपचारिक मांग क्यों है? क्योंकि एम.एन. रॉय ने जो संविधान सभा का विचार दिया, जो मांग रखी, उसे 1935 में कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसी बात को लेकर पहली बार 1935 में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहली बार भारत के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया कि हां ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हां होना चाहिए। इससे पहले इन्हीं की बात को लेकर 1934 में ही रांची में स्वराज पार्टी ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, एम.एन. रॉय की मांग को पार्टियों ने अधिकृत किया नहीं किया, स्वीकार किया नहीं किया। अब तक जितने भी आपने देखा, उनकी किसी भी मांग को क्या स्वीकार किया? किसी ने नहीं। लेकिन एम.एन. रॉय की बातों को बाद के राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया, उन्हें अपने बातों को अपने यहां पे जगह दी। इसीलिए एम.एन. रॉय जो है पहले ऐसे व्यक्ति है जिनकी मांग औपचारिक मांग, फॉर्मल मांग कहलाती है। तिलक जी की बात, पंडित मदन मोहन जी की बातों को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन एम.एन. रॉय साहब जब बोले तो उनकी कांग्रेस जैसी पार्टी ने उस मांग को स्थान दिया, स्वीकार कर लिया। इसीलिए एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने औपचारिक मांग रखी है। पहले व्यक्ति के बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन आया, पहले व्यक्ति तो तिलक साहब है, लेकिन एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति कब आते हैं? जब औपचारिक और अनौपचारिक वाला क्वेश्चन आएगा। तो एम.एन. रॉय औपचारिक रूप से पहले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए 1934 में बात कर लें। एम.एन. रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो एम.एन. रॉय साहब ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग
करने की मांग, ऐसे लिखिए की मांग की जो कि प्रथम औपचारिक मांग थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, हाईलाइट करना है, प्रथम औपचारिक मांग। ठीक है, औपचारिक मांग थी। इसी बीच में 1934 में ही उसी बीच में 1934 में देखा जाए तो स्वराज पार्टी भी बन गई थी। तो स्वराज, अभी तक आप देखो व्यक्तिगत स्तर पे सभी लोग मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1934 में अब स्वराज पार्टी पहली ऐसा पार्टी बनेगी जो कि संविधान सभा की मांग करते हुए दिखाई देगी। तो लिखिए मैं रांची में भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाली प्रथम राजनीतिक दल था। ठीक है, दल था जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान है, प्रथम राजनीतिक पार्टी है कौन सी है? स्वराज पार्टी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जब स्वराज पार्टी ने मांग को स्वीकार कर लिया, हम देखेंगे स्वराज पार्टी का स्थापना कैसे हुई है, लेकिन अभी आपको देखना है कि पहली पार्टी कौन सी थी? स्वराज पार्टी, जिसने रांची में स्वीकार किया। उसके बाद कांग्रेस पे दबाव पड़ने लग गया कि देखिए आप एक राष्ट्रीय पार्टी है और स्वराज पार्टी जिसकी 1923 में स्थापना हुई है उसने संविधान सभा की मांग कर दी है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? कांग्रेस पे दोस्तों इसका दबाव पड़ता है। अब कांग्रेस 1935 में इसकी मांग करने लग जाती है। लिखिए, कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम क्या था? भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में। ठीक है, कांग्रेस ने 1935 का अधिनियम जो है वो साइमन कमीशन की बात की सलाह पर ही आया था। उसमें कांग्रेस को लगा कि भाई ज्यादा अधिकार तो आपने फिर भी नहीं दिए हैं, तो उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, अधूरा माना है। उन्नीस के अधिनियम को
अधूरा मानते हुए उन्नीस सौ 35 में प्रत्यक्ष रूप से मांग की भारत में संविधान सभा बनाई जाए। जिसमें प्रतिनिधित्व, जिसमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है। अब आप सोचो कि यह पहला मौका था जब कांग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा के लिए स्पष्ट और औपचारिक प्रस्ताव रखा था। यह पहला मौका था। ठीक है, इससे पहले कांग्रेस बचती आ रही थी। कांग्रेस ने पहली बार 1935 में ठीक है, तो जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, मांग कर रही है कांग्रेस। लिखिए, यह पहला मौका था जब कांग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा का स्पष्ट और औपचारिक प्रस्ताव रखा। यह पहला ऐसा मौका था दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस ने कब स्वीकार किया है? याद रखना कि कांग्रेस ने जो स्वीकार किया है वो पहली बार 1935 में किया है। अब एक बात ध्यान रखना आप, अब 1935 के बाद मतलब 1934 के बाद ये ऐसा एक लैंडमार्क टाइम है कि इसके बाद जो भी बातें होंगी वो सब औपचारिक होंगी। अब एम.एन. रॉय की मांग को स्वीकार करते हुए जब कांग्रेस एम.एन. रॉय की बात को स्वराज पार्टी ने स्वीकार कर लिया, एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति हो गए जो कि फॉर्मल मांग किए हैं। अब जितनी भी 1934 के बाद जो भी मांगे होंगी वो सब दोस्तों औपचारिक होंगी। 1934 से पहले जितनी भी मांगे हैं दोस्तों वो सब क्या है? अनौपचारिक है। पूछेगा आपसे कि कौन सी मांग औपचारिक है, कौन सी अनौपचारिक मांग है, यही क्वेश्चन
ट्विस्ट करता है कि कौन सी औपचारिक है कौन सी अनौपचारिक है, इसी में सारा माथा घूम जाता है। दुख दर्द यही है, सारा दुख यही होता है, सब याद होता है लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल कौन सी है। एमएन रॉय की बात क्यों फॉर्मल है मैंने आपको बता दिया, उसे पार्टियों ने अपने लाइन में स्पेस दिया है तो फॉर्मल मांग हो गई, उससे पहले को किसी ने कोई स्पेस नहीं दिया। तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा फॉर्मल इनफॉर्मल मांगूंगा, औपचारिक प्रस्ताव रखा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव रखा गया, किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर दो बातें घूमती हैं दोस्तों, यहां पे प्रश्न संकट होता है दो जगह। कांग्रेस ने स्वीकार कब किया मांग 1935 में, लेकिन प्रस्ताव आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया दोस्तों 1936 में। दो अधिवेशन हुए हैं, एक हुआ है लखनऊ अधिवेशन और लास्ट में जाते जाते हुआ है फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था कांग्रेस का, लेकिन 1936 के पहले शुरुआती दौर में लखनऊ अधिवेशन हो गया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग को ऑफिशियली रूप से जो प्रस्ताव रखा था वो स्वीकार कर लिया था। एक बात ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा गया 1935 में, इसे स्वीकार किया गया किस अधिवेशन में 1936। फैजपुर मत मानना, फैजपुर में तो इसको दोहराया गया था। 1936 में दो अधिवेशन हुए हैं, एक लखनऊ हुआ है और एक हुआ है आपका फैजपुर। दो हुए हैं, ये हुआ है दिसंबर में। तो परेशान मत होइएगा कि फैजपुर कई किताबें, लेकिन नहीं, लखनऊ में ही स्वीकार कर लिया गया था इस प्रस्ताव को, तो इसीलिए ध्यान रखना लखनऊ अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ अधिवेशन में ही स्वीकार कर लिया गया था, इस बात को ध्यान रखना। कांग्रेस कब आती है पिक्चर में 1935 में, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इसे ऑफिशियली स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1936 की यात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने क्योंकि बार बार मैं फिर कह रहा हूं, बार बार होता है कि हम लखनऊ अधिवेशन की जगह फैजपुर अधिवेशन पढ़ लेते हैं। फैजपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। पहली बार की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, ठीक है। उसके बाद आता है 1938 में। 1938 की यात्रा हम करेंगे दोस्तों। 1938 में क्या हुआ? 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है दोस्तों हरिपुरा में। उस अधिवेशन में की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस बाबू। हरिपुरा कहां होता है? सूरत में। और इसी अधिवेशन में नेहरू जी घोषणा करते हैं कि भाई संविधान सभा का गठन भारतीय सदस्यों को मिलाकर ही किया जाना चाहिए।
नेहरू ने कहा कि भाई देखिए, संविधान सभा के निर्माण में हम अंग्रेजों का कहीं साथ नहीं देंगे, अंग्रेजों की भागीदारी को स्वीकार नहीं करेंगे। पहली बात, इंडियन ही होंगे, भारतीय ही होंगे, भारतीय ही अपना संविधान बनाएंगे, हम किसी की बात को नहीं स्वीकारेंगे, बस केवल भारतीय ही होंगे। और भारत में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उनको हम यहां पे स्थान देंगे। और उन्होंने ये भी कहा यहां पर कि संविधान सभा का जो गठन करेंगे, संविधान बनेगा भारतीयों के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो हम गठन करेंगे वो हम भारतीयों के द्वारा करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वयस्क मताधिकार, जो भी एडल्ट होगा वो वोट देगा, ठीक है, उसके आधार पर हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी, ये बात उन्होंने रखा है। जो भी वयस्क है वो मत देगा, उस व्यक्ति को चुनेगा, उसी के द्वारा एक संविधान सभा बनेगी। मान लीजिए ए बी सी ये क्या है, संविधान सभा के उम्मीदवार हैं। जो भी आपका वयस्क है, एडल्ट है, 21 साल का उस समय चलता था, बाद में 18 कर दिया गया, जो भी एडल्ट होगा वो अपना वोटिंग करेगा, वो चुनेगा और वहां से हम संविधान सभा बनाएंगे। ये बात होती है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 1939 में ही, सितंबर 1939 में ही क्या हो जाता है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और इस समय होते हैं भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो। लिंथगो साहब कहते हैं कि भारतीयों से शामिल हो जाओ। भारतीयों ने कहा कि शामिल तब होंगे जब आप हमें संविधान सभा का निर्माण करोगे और एक अंतरिम सरकार का निर्माण करोगे, इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण करोगे, तब हम शामिल होंगे। भारतीयों की सरकार बना दो और संविधान सभा बना दो, हम शामिल हो जाएंगे। लिंथगो ने मना कर दिया। जब लिंथगो ने मना कर दिया तो कांग्रेस के सभी लोगों ने क्या किया, 1939 में क्या कर दिया, अपने जहां जहां पे कांग्रेस की सरकारें थीं अपने वहां से इस्तीफा दे दिया। 1939 की घटना को अंबेडकर जी ने और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि कांग्रेस से मुक्त हो गया। कांग्रेस ने कहा लिलिंथगो से पहले कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, आप हमको डालना चाहते हो, सबसे पहले हमारे संविधान का निर्माण कर दो और अंतरिम सरकार बना दो भारतीयों की, हम शामिल कर देंगे। क्योंकि भारतीयों की सरकार होगी तो वही सरकार निर्णय लेगी कि भारतीयों को शामिल होना है कि नहीं होना है। हमारे से क्या है, हमारी सरकार थोड़ा ना है, सरकार बना दो, केंद्र स्तर पर फिर निर्णय ले लेंगे। उन्होंने मना कर दिया तो जो प्रांतों में सरकारें थीं उन सभी सरकारों ने कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया। इसे ही मुक्ति दिवस के रूप में सभी लोगों ने मनाया, मुस्लिम लीग ने और अंबेडकर जी ने, कि मुक्ति दिवस है ये। तो 1938 में ही भारतीयों के द्वारा राष्ट्र अंतिम प्रयास किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन अंतिम ही था ये, उसके बाद तो कांग्रेस की भी सरकारें चली गई थी, तो फिर कोई बात इसमें नहीं रखी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस।
हरिपुरा कहाँ है दोस्तों? हरिपुरा है आपके सूरत में। हरिपुरा अधिवेशन में नेहरू घोषणा की पहली घोषणा क्या है? संविधान सभा का गठन भारतीय सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा। भारतीयों, ऐसे लिखिए, द्वारा किया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाने की मांग की। ठीक है, यहां तक आपके भारतीय प्रयास दोस्तों पूरे हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय प्रयास पूरे हो जाते हैं। मैंने आपको इसमें बता दिया कि इसमें भारतीयों में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है औपचारिक और अनौपचारिक मांग को लेकर। आप इसे पढ़िए, कल मैं इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा इतने से टॉपिक से। आप इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। अभी यह चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। हमने संविधान निर्माण के प्रयास में जो भारतीय प्रयास थे उसे देख लिया है। ठीक है, अब हमें देखना है विदेशी प्रयास। ठीक है, तो अभी हमने भारतीय प्रयास देखा है, अभी विदेशी प्रयास बाकी है। विदेशी प्रयास की भूमिका मैंने बता दी है कि 1939 में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। भारत कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनाओ केंद्र स्तर पर, वो मना कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। अब यहीं से विदेशियों द्वारा यानी कंपनी के द्वारा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको जैसे बताया गया था उसी तरीके से मैंने नोट्स बनवा दिए हैं आपको। उसी नोट्स के क्रम में पहला अध्याय जो था वो यही था कि संविधान का निर्माण, उसी में हमने भारतीय प्रयास को दोस्तों पढ़ लिया है। कल हम इस पाठ पे चलेंगे अंग्रेजों के प्रयास। उससे पहले हम 2 MCQ यहाँ पर कल करेंगे, 2 MCQ हम करेंगे और उसके जवाब आपको